नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एनसीईआरटी क्लासेस बाय पटेल सर में। आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 7 गति और दूरियों का जो मापन का पार्ट सेकंड। इससे ठीक पिछली क्लास में हमने कवर किया था जो गति और दूरियों का मापन है, इसके अंतर्गत पार्ट 1 जिसमें हमने यातायात की कहानी के बारे में पढ़ा था। तो इससे अगले ठीक क्लास जो पार्ट सेकंड है, इसमें हम अध्ययन करने वाले हैं विभिन्न मापन और मात्रकों के बारे में। तो चलिए इसके अंतर्गत देखते हैं क्या इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो लोग यह कैसे पता लगाते थे कि वे कितने दूर चले हैं। आप यह कैसे पता लगाएंगे कि आपने अपने स्कूल तक की दूरी पैदल चलकर तय की है या अथवा स्कूल पहुंचने के लिए आपको बस अथवा रिक्शे की आवश्यकता भी पड़ेगी। तो आप इसकी किस प्रकार से अनुमान लगा सकते हैं या आप इसको मालूम कर सकते हैं। जब आपको कुछ खरीदना होता है तब क्या आपके लिए बाजार तक पैदल जाना संभव होता है? तो आप इन प्रश्नों के उत्तर कैसे जानेंगे? तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको चाहे दूरी का अनुमान लगाना हो, चाहे किसी प्रकार की वजन का अनुमान लगाना हो, चाहे किसी प्रकार के समय का अनुमान लगाना हो, तो विभिन्न प्रकार की जो मापन की इकाइयाँ हैं, चाहे लंबाई हो, द्रव्यमान हो, समय हो, तो इनके जो अलग अलग जो मात्रक हैं, जैसे लंबाई है उसको दूरी में, जैसे या दूरी है तो उसको किस प्रकार से व्यक्त किया कि इतने किलोमीटर या इतने मीटर हम दूर चलकर हम अपने स्कूल पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से आपको कुछ खरीदना हुआ जब, तो आप क्या सोचेंगे कि हम इतने इतने वजनी अगर हमें वस्तु लाना है तो हम कैसे लाएंगे, इतने दूर है तो हमको इसको चलकर पैदल चल कर के ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे, इसके लिए हमें रिक्शे की या बस की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम किस प्रकार से इनका अनुमान लगाते हैं विभिन्न प्रकार की जो मानक इकाइयाँ हैं उनके मात्रकों की सहायता से। तो आगे समझते हैं इसको विभिन्न मापन और मात्रकों के बारे में। तो समझते हैं मात्रक या मापन क्या होते हैं। तो हम देखते हैं कि मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना है। क्या है मात्रक? तो इस ज्ञात निश्चित राशि जो होती है उसे क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। किसी माप के परिणाम को दो भागों में व्यक्त किया जा सकता है। एक भाग होता है संख्या में और दूसरी भाग ली गई माप का मात्रक होता है। जैसे हम देखते हैं कि जो मापन है तो वो क्या किस लिए उपयोग करते हैं? किसी जो अज्ञात राशि होती है उसी प्रकार में वो कुछ राशि से तुलना करनी होती है, उसको हम ज्ञात करने में करते हैं। तो इस निश्चित राशि को क्या कहा जाता है? मात्रक कहा जाता है। जैसे किसी भी हम अगर मापन या मात्रक को जो मानक हैं उनको व्यक्त करेंगे तो कैसे करेंगे? किसी माप के परिणाम को दो भागों में व्यक्त करेंगे। जैसे क्या हुआ, 2 सेंटीमीटर या 2 किलोमीटर दूर हमारा मकान हमारे स्कूल से दूर है, तो इसको हमने कैसे व्यक्त किया? 2 किलोमीटर। तो दो क्या है? पहला भाग इसका क्या होता है? संख्या होता है। और दूसरा भाग क्या होता है? दूसरा भाग होता है ली गई माप का जो मात्रक होता है। तो हमने क्या माप ली? लंबाई मापी। तो लंबाई के जो मात्रक हैं अनेक होते हैं। तो इसी प्रकार से हमने क्या नापा कि 2 किलोमीटर। तो दो क्या हो गया? संख्या हो गया, और 2 किलोमीटर क्या हो गया? एक मात्रक हो गया लंबाई मापने का। ठीक है, आगे समझते हैं जो मापन और मात्रक के बारे में, जो प्राचीन काल में कैसे क्या मापते थे या किस प्रकार से इनकी शुरुआत हुई, जो अभी तक इन मात्रकों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई। तो जब तक यह मात्रक हमें इनका या मानकों का जब तक मालूम नहीं था या ये उपयोग में नहीं थे, तब हम किस प्रकार से मापन करते थे। तो प्राचीन काल में जो लोग थे वो पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी, इन सभी मापों का मात्रक के रूप में सामान्य रूप से उपयोग करते थे। जैसे उन्हें अगर किसी चीज़ की लंबाई नापनी हुई तो वो क्या करेंगे? अपनी जो उंगली होती है उसकी चौड़ाई को नाप कर बोला 4 उंगली के बराबर है। जैसे अपन कोई वाहन हो उसमें अगर डीजल वगैरह नापते हैं तो किस प्रकार से नापते हैं? जैसे चाहे आपको सिंचाई करने के लिए जो इंजन प्रयोग किया जाता है तो उसका अपन अगर टंकी में डीजल नापते हैं तो कैसे नापते हैं? अंगुली से नाप कर। तो प्राचीन पद्धति के वो ही प्रयोग हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप जाएंगे और सेंटीमीटर लेके आप नापेंगे या फुट लेके कि कितने सेंटीमीटर इसमें अभी पानी या डीजल भरा हुआ है। तो हम तो नापेंगे कैसे? अंगुली से नापते हैं कि भैया 4 अंगुल बचा हुआ है, इतने घंटे चल जाएगा अभी इंजन, या ट्रैक्टर इतने दूर अभी चला जाएगा। तो इस प्रकार से नापते थे। अगर दूरी नापनी हुई या खेत वगैरह बांटना हो तो कैसे बांटते थे? तो इस प्रकार से बांटते थे कि पैर की लंबाई से, कि एक हमने एक पैर चल लिया, 2 पैर चल दिया, इतने पैर तक की एक मेड़ है, फिर इसके अलावा एक और जो मेड़ है या इतने कदम की एक दूरी पर। तो कदम की दूरी के हिसाब से इनको मापा करते थे। फिर हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, अब उसके बाद कैसा क्या हुआ या क्या जो मापन की इकाइयाँ थीं उनके लिए किस प्रकार के मात्रक उपयोग किए जाते देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अवश्य ही लंबाई के बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया होगा, क्योंकि यह खुदाई में प्राप्त परिशुद्ध ज्यामितीय रचनाओं को देखने से प्रमाणित होता है। क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता से जो विशाल स्नानागार प्राप्त होते हैं या विभिन्न जो अनेक अवशेष प्राप्त होते हैं, तो उनको देखने से क्या प्राप्त मालूम चलता है कि उनके समय में बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया जाता होगा। क्योंकि उनके जो अवशेष या खुदाई में जो प्राप्त हुए हैं तो उनसे बहुत ही शुद्ध या ज्यामितीय रचनाओं का प्रमाण देखने को मिलता है। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के समय बहुत ही अच्छे मापन उपयोग में किए जाने लगे थे। आगे देखते हैं मापन और मात्रक के बारे में
कि किस प्रकार से मापा करते थे, तो कोहनी से अंगुली के एक छोर तक की जो लंबाई थी, जिसे क्या कहते थे, हाथ कहते थे। और आगे देखते हैं, लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग किया जाता था कोहनी से अंगुली के छोर तक की लंबाई, एक हाथ। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता था, लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र मिस्र में किया जाता था। आगे देखते हैं, जैसे संसार के अन्य भागों में भी मान्यता प्राप्त थी। मिस्र के अलावा संसार के अन्य स्थान है वहाँ भी इस प्रकार की मान्यता प्राप्त थी कि अगर किसी लंबाई को मापना हुआ तो कोहनी से अंगुली तक के अगर छोर को नापेंगे तो क्या कहेंगे, हम इस लंबाई को हाथ कहेंगे, एक हाथ लंबाई हो गई, फिर इससे आगे फिर नापेंगे 2 हाथ हो गया। इस प्रकार लंबाई नापते जाएंगे कि 10 हाथ तक की एक घर बना हुआ है 10 हाथ की जगह में लंबाई में। आगे देखते हैं, संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई के मात्रक के रूप में क्या उपयोग करते हैं, फुट का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा अलग अलग क्षेत्रों में फुट की जो लंबाई है थोड़ी भिन्न भिन्न होती है। जैसे हमारे इधर क्या है कि जो लोग हैं वो लंबाई मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, फुट का उपयोग करते हैं। अपने फुट में देखते हैं अपन कि एक फुट में क्या होता है, 12 सेंटीमीटर होते हैं। इस प्रकार से हम देख लेते हैं। सॉरी मिस्टेक हो गया, एक फुट में क्या होता है, 12 इंच होते हैं। तो जो संसार के विभिन्न भाग हैं उनमें लोग क्या करते हैं, लंबाई के मात्रक के रूप में किसका उपयोग करते थे, फुट का उपयोग करते हैं। इसमें फिर क्या होता है, सेंटीमीटर वगैरह लिखे होते हैं, तो इससे ज्ञात हो जाता है कि इतने सेंटीमीटर लंबा यह चीज़ है। आगे देखते हैं मापन और मात्रक के बारे में। तो आपके जैसे ज्यामिति का जो बॉक्स है वो 15 सेंटीमीटर पैमाना दिखाया गया है। जैसे आपका इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे 15 तक लिखा हुआ है, एक से लेकर के। प्रत्येक मीटर को क्या कहते हैं, 100 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। तो 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो प्रत्येक जो मीटर होता है उसको कितने भागों में बांटा गया है, 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें सेंटीमीटर कहा जाता है। तो 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, मिलीमीटर कहा जाता है। तो इस प्रकार से एक जो मीटर होता है वो किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। इनको आप याद रखेंगे या समझेंगे कि जो प्रत्येक मीटर होता है वो कितने बराबर भागों में विभाजित होता है, 100 बराबर भागों में, जिन्हें क्या कहा जाता है, सेंटीमीटर कहा जाता है। और 1 सेंटीमीटर कितने बराबर भागों में विभाजित होता है, वो 10 बराबर भागों में विभाजित होता है, जिसे क्या कहते हैं, मिलीमीटर कहते हैं। आगे देखते हैं मापन और मात्रक के बारे में कुछ और जानकारी। लंबी दूरियों के मापन के लिए क्या उपयोग किया जाता है, मीटर एक जो है सुविधाजनक मात्रक नहीं होता है। जैसे हमें एक घर तक मापन है, जो घर नापना हुआ, घर की लंबाई चौड़ाई देखनी हुई, थोड़ा बहुत एरिया कवर करना हुआ, तो हम समझ लेंगे कि हम उसको किससे माप लेंगे, मीटर में माप लेंगे। जैसे अगर हमें कोई लंबी दूरी मापनी हुई, इधर से लेकर हमें देखा कि जो हमारा कस्बा है, कस्बे से लेकर कोई शहर तक की दूरी मापना है, या फिर हमें अपने घर से स्कूल तक की दूरी मापना है, तो हम क्या करेंगे, अब मीटर थोड़ी नापेंगे कि मीटर से कितने मीटर है, सुविधाजनक नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बड़े मात्रा को परिभाषित करते हैं। इसे क्या कहा जाता है, किलोमीटर कहा जाता है। और 1 किलोमीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है। तो 1 किलोमीटर जो दूरी होती है उसको 1000 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, मीटर कहा जाता है। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो हम किस प्रकार से मापन लगाते हैं, हमने सोचा कि इधर से दिल्ली कितने दूर है हमारे इधर से, तो हमने बताया कि भैया 100 किलोमीटर दूर है। तो इस प्रकार से अनुमान लगा लेंगे कि 100 किलोमीटर दूर है, तो इसमें 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इस कितने हज़ार मीटर बने। आगे देखते हैं, अब हमने जो अपने सभी मापन थे क्रियाकलापों को मानक पैमानों का उपयोग करके दोहरा सकते हैं तथा लंबाई जो होती है उनको ऐसा ही मात्रकों में माप सकते हैं। ऐसा करने से पहले हमें दूरियां तथा लंबाई मापने का सही ढंग जानना आवश्यक होता है। आगे देखते हैं यथार्थ परिशुद्ध माप के बारे में, ये क्या होता है। तो अपने दैनिक जीवन में हम विविध प्रकार की मापक युक्तियों का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से जैसे किसी चीज़ को हम शुद्ध रूप में मापते हैं, जैसे लंबाई वगैरह जो मापते हैं तो हम फुट में मापते हैं, या किसी और किलोमीटर में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, तो ये तो शुद्ध मात्रक हो गए। लेकिन हम विविध प्रकार की मापक इकाइयों का उपयोग करते हैं। जैसे हम किसी को हाथ से नापते हैं, उंगलियों से नापते हैं, हाथ के से लेकर कोहनी के छोर तक के, कोहनी तक का जो छोर होता है उधर तक की जो लंबाई होती है हाथ तक को, हाथ जिसे कहा जाता है, इस प्रकार से भी हम मापन करते हैं, या अंगुलियों के द्वारा ही मापन करते हैं। तो लंबाई मापने के लिए हम जो क्या है, मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं। दर्जी मापक जो होते हैं फीते का उपयोग करते हैं लंबाई ही मापने के लिए, जबकि जो कपड़े के व्यापारी होते हैं लंबाई मापने के लिए क्या उपयोग करते हैं, मीटर छड़ काम कर में लाते हैं। किसी वस्तु की जो लंबाई होती है उसको मापने के लिए आपको किसी उपयुक्त युक्ति का चयन करना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे हम दैनिक जीवन में क्या देखते हैं कि हम विविध प्रकार की जो मापक इकाइयाँ हैं या युक्तियाँ हैं उनका उपयोग करते हैं। जैसे लंबाई अगर किसी चीज़ की मापना हुआ तो क्या करते हैं, जैसे दर्जाई है, दर्जी जो है वो
किसी अगर जैसे कपड़ा की अगर माप करनी हुई उसे, तो क्या करता है वो कि मापने के लिए फीते का उपयोग करता है दर्जी। जबकि जो कपड़े का व्यापारी होता है वो क्या करता है, उसी चीज़ को नापने, कपड़े को नापने के लिए तो क्या करता है, मीटर छड़ का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए जैसे हम किसी वृक्ष का जो घेर है, और आगे पढ़ेंगे हम वक्र रेखा की लंबाई या माप के बारे में। तो हम किसी वक्र रेखा की जो लंबाई होती है सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते हैं, क्योंकि वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हम धागे का उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमें किसी वक्र रेखा की लंबाई मापनी हुई, अगर इस प्रकार की रेखा है तो उसको हम कैसे मापेंगे। तो इसको मापने के लिए हम सीधा तो ऐसा कर नहीं सकते हैं कि इसकी लंबाई 1 फुट ले लिया, इधर से रख दिया तो इतने इतने सेंटीमीटर हैं, तो इसे ज्ञात कर लिया कि इतने 12 सेंटीमीटर की है, 15 सेंटीमीटर। नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका जो भाग है इस प्रकार से मुड़ा हुआ है, तो वक्र रेखा की लंबाई इस प्रकार से हम माप नहीं सकते हैं। तो इसको हम कैसे मापेंगे, तो इसको हम इस प्रकार से मांगेंगे, किसी धागे की सहायता से किसी वक्र रेखा की लंबाई माप सकते हैं। धागा जो है इसके बराबर बराबर ऐसे फिट करते जाएंगे, फिर बाद में हम धागे को सीधा करके 1 फुट की सहायता से लंबाई माप लेंगे, तो इससे हमें पता पड़ जाएगा कि इतने सेंटीमीटर धागा था, तो वक्र रेखा की लंबाई क्या है, इतने सेंटीमीटर या इतने मीटर या इतने किलोमीटर है। आगे देखते हैं गति और दूरियों के मापन के अंतर्गत जो हमारे चारों ओर की जो गतिशील वस्तुएं हैं उनके बारे में। तो हमने सूची में स्कूल का बस्ता, मच्छर, मेज, कुर्सियों पर बैठे जो व्यक्ति हैं, इधर उधर जाते लोग आदि हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो तितलियां हैं, कुत्ते, गाय, आपका हाथ, छोटा बच्चा, जल में मछली, घर, फैक्ट्री, पत्थर, घोड़ा, गेंद, बल्ला, चलती रेलगाड़ी, सिलाई मशीन, दीवार, घड़ी, घड़ी की सुइयाँ इत्यादि हो सकते हैं। आप जितनी भी लंबी सूची बना सकते हैं आप बनाइए घर पर, कि हमारे चारों ओर जो गतिशील वस्तुएं हैं, क्या क्या वस्तुएं हैं जो गतिशील होती हैं, क्या क्या हैं जो भ्राम्य होती हैं। तो एक सारणी के माध्यम से हम इनमें अंतर समझते हैं कि भ्राम्य वस्तु कौन कौन है। जैसे घर है, तो घर क्या है, चल तो सकता नहीं है, तो क्या है, गति नहीं करता है, तो भ्राम्य अवस्था में होगा, तो भ्राम्य वस्तु है। जैसे एक उड़ती हुई चिड़िया है, तो उसके बारे में क्या है कि वो गति कर रही है, तो वो क्या कहलाएगी, गतिशील वस्तु कहलाएगी। आगे एक मेज है, मेज जो है क्या है, रखी हुई है, तो वो क्या है, स्थिर अवस्था में है, तो क्या कहलाएगी, भ्राम अवस्था में, तो वो गति नहीं कर रही है, तो क्या है, भ्राम अवस्था में है। जबकि जो घड़ी में सेकंड की जो सुइयाँ होती हैं वो क्या करती हैं, वो गति करती हैं, तो क्या कहेंगे हम कि वो गतिशील अवस्था में है। इसी प्रकार से कई प्रकार के जो है, गाय भैंस है, तो अगर भ्राम अवस्था में खड़ी होगी तो भ्राम अवस्था में बोल देंगे, अगर गति कर रही हुई चलती तो क्या है, गति करती है। जो है पत्थर है, तो वो क्या है, स्थिर है, भ्राम अवस्था में होगा। चलती हुई गाड़ी होगी अगर, तो भ्राम अवस्था में होगी। जैसे खिड़की है, दरवाजे हैं, कुर्सी है, मेज है इत्यादि, घर इत्यादि हैं, तो क्या हैं वो लोग, या पेड़ या पहाड़, तो क्या है, ये भ्राम अवस्था में है। जबकि कुछ जो वस्तु हैं वो गतिशील अवस्था में होती हैं। आगे देखते हैं भ्राम अवस्था और गतिशील अवस्था के बारे में। तो इनमें से कौन गतिशील है और कौन भ्राम में है, आपने यह सुनिश्चित किया होगा कि कोई वस्तु गति में है अथवा कोई वस्तु भ्राम में है। तो हमें देख चुके हैं कि जो पत्थर है, पहाड़ है, पेड़ हैं, या दरवाजे हैं, खिड़की हैं, या मेज है, तो क्या है, वो भ्रम अवस्था में है। जबकि जो गाय है, भैंस है, ऊँट है, या कोई परिक्रमा करता हुआ ग्रह है, या कोई चलती हुई गाड़ी या स्कूटर है तो वो क्या है, गतिशील अवस्था में। आपने यह भी देखा होगा कि चिड़िया कुछ समय पश्चात पहले वाले स्थान पर नहीं दिखाई देती है, जबकि मेज उसी स्थान पर है। तो इस आधार पर आपने क्या अनुमान लगाया, सुनिश्चित किया होगा कि कोई वस्तु गति में है अथवा भ्राम में। इस प्रकार से हम अनुमान लगा सकते हैं। तो इसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक था क्लास 6 का पार्ट 7 गति और दूरियों का मापन का जो पार्ट सेकंड था वो समाप्त होता है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 7 गति और दूरियों का मापन का जो पार्ट 3 है उसके बारे में। और इस पार्ट 3 के अंतर्गत हम अध्ययन करने वाले हैं गति के प्रकार, विभिन्न जो गति के प्रकार हैं, सरल रेखीय गति, वर्तुल गति, दोलन गति, सरल लोलक गति इनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि चैनल से जुड़ी हुई प्रत्येक जो वीडियो है या जो आने वाली क्लासेस हैं आप उससे जल्द अवगत हो सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम।